फरवरी 1963 लद्दाख की वो बर्फीली पहाड़ियाँ जहाँ इंसान की जान भी खतरे में पड़ जाए। चुशुल सेक्टर के ऊपर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर रेजांगला, जहाँ 3 महीने से कोई नहीं गया था, एक गडरिया उस दिन अपनी भेड़ें चराते हुए रास्ता भटक गया। जब वो उस बर्फ से ढकी वीरान जगह पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। चारों तरफ टूटे हुए बंकर, बिखरे हुए कार्ट्रिजेस और फिर बर्फ में जमी हुई लाशें, भारतीय जवानों की लाशें। एक के हाथ में अभी भी राइफल थी, दूसरे की उंगलियां एक ग्रेनेड को इस तरह पकड़े हुई थीं जैसे वो मरने के बाद भी दुश्मन पर फेंकने को तैयार हो। तीसरे जवान के हाथ में पट्टी और मॉर्फिन की सिरिंज, जो उसने आखिरी सांस तक किसी घायल साथी की जान बचाने की कोशिश में पकड़ी थी। किसी की भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी, हर एक ने सीने पर गोली खाई थी। वो गडरिया डर कर भागा, पास की भारतीय सेना की चौकी पर पहुंचा, और जब सेना के ऑफिसर्स उस जगह आए तो वो सन्न रह गए। यही वो जवान थे जिनकी 3 महीने से कोई खबर नहीं थी, जिन्हें कोई कायर बता रहा था, कोई गद्दार, कोई कह रहा था कि लड़ाई छोड़कर भाग गए होंगे। लेकिन जब उस जमी हुई जमीन पर बिखरे सबूतों ने पूरी सच्चाई बताई तो पूरा देश चुप रह गया। ये वो 120 जवान थे जिन्होंने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया था, जिनके पास न पूरा गोला बारूद था, न नए हथियार, न गर्म कपड़े, न कोई मदद आने की उम्मीद, और फिर भी उन्होंने आखिरी सांस तक वो जमीन नहीं छोड़ी। ये है बैटल ऑफ रेजांगला की वो कहानी जो भारत के सैन्य इतिहास के सबसे गौरवशाली और सबसे दर्दनाक पेजेस में से एक है। बात समझने के लिए हमें उस साल के अक्टूबर में जाना होगा, 20 अक्टूबर 1962। चीन ने बिना किसी चेतावनी के भारत पर 2 मोर्चों से एक साथ हमला कर दिया। पश्चिम में लद्दाख का अक्साई चिन और पूर्व में नेफा, यानी आज का अरुणाचल प्रदेश। भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सालों की गलत नीति, कमजोर सैन्य प्लानिंग और जमीनी सच्चाई से दूर नेतृत्व का नतीजा ये था कि चीन ने कुछ ही दिनों में कई जरूरी इलाकों पर कब्जा कर लिया। लद्दाख के पूर्व में एक जगह थी, चुशुल। वहां भारत की एक हवाई पट्टी थी जो युद्ध के समय जवानों और हथियारों की आवाजाही के लिए बहुत जरूरी थी। अगर चीन उस हवाई पट्टी पर कब्जा कर लेता तो लद्दाख के उस पूरे हिस्से में उसका दबदबा हो जाता, और उस हवाई पट्टी को बचाए रखने की चाबी थी रेजांगला। रेजांगला लगभग 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी रास्ता, जहां सांस लेना पहले से ही एक मुश्किल काम है, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है, जहां बाहर रखा हुआ फल मिनटों में पत्थर बन जाता है, और जहां एक और बड़ी कमजोरी थी। रेजांगला और पास की भारतीय तोपखाने के बीच एक ऊंची पहाड़ी आड़ बनकर खड़ी थी। मतलब यहाँ तोपखाने की मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। न रसद आसानी से पहुंच सकती थी, न कोई बाहर से मदद। 24 अक्टूबर 1962 को भारतीय सेना ने मेजर शैतान सिंह भाटी की अगुवाई में 13 कुमाऊन रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को रेजांगला पर तैनात किया। कुल 120 जवान। मेजर शैतान सिंह भाटी 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर रियासत के बनासर गांव में एक राजपूत परिवार में पैदा हुए। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर हेम सिंह भाटी ने खुद वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय सेना की तरफ से लड़े थे। देश सेवा उनके खून में थी। शैतान सिंह 1949 में सेना में भर्ती हुए और 1962 तक मेजर के पद पर पहुंचे। लेकिन उनकी असली पहचान उनका जज्बा था। वो एक ऐसे ऑफिसर थे जो हमेशा अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उनकी चार्ली कंपनी के ज्यादातर जवान हरियाणा के अहीरवाल इलाके से थे, पहलवान किस्म के नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी बर्फ और इतनी ठंड नहीं देखी थी। उन्हें बहुत कम नोटिस पर बारामूला से यहाँ भेजा गया था। उनके पास न खास सर्दी के कपड़े थे, न ऊंचाई पर लड़ाई के लिए जरूरी जूते। हथियारों की बात करें तो उनके पास थी पुरानी 303 राइफल्स, जिन्हें हर गोली के बाद हाथ से दोबारा लोड करना पड़ता था। 9 लाइट मशीन गन्स, कुछ मोटर्स और 500 हैंड ग्रेनेड्स। उधर चीनी सेना के पास थी 7.62 मिलीमीटर की सेल्फ लोडिंग राइफल्स, जो बिना हाथ लगाए खुद लोड होती थी। मीडियम मशीन गन्स, भारी मोटर्स, RCL बंदूकें और रॉकेट्स। दोनों तरफ के हथियारों में इतना फर्क था जितना शायद किसी मॉडर्न युद्ध में कम ही देखा गया हो। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को 3 प्लाटून्स में बांटा था। उत्तरी ढलान पर नायब सूबेदार सूरज आराम की अगुवाई में
प्लाटून 7 तैनात थी। रास्ते के दक्षिणी हिस्से में नायब सूबेदार हरिराम के साथ प्लाटून 8 और दक्षिण पश्चिम में कैप्टन रामचंद्र यादव की प्लाटून 9। तीनों प्लाटून से थोड़ी दूर मोटर दस्ता नायक राम कुमार के साथ और बीच में मेजर शैतान सिंह की कमांड पोस्ट। हर रात मेजर शैतान सिंह सभी पोस्ट्स पर घूमते, जवानों के कंधे पर हाथ रखते, उनसे बात करते, उन्हें हौसला देते। वो जानते थे कि उनके जवान बर्फ में ठिठुर रहे हैं, भूखे हैं, थके हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों में आग अभी भी जल रही है। ऑल इंडिया रेडियो पर जब दूसरे मोर्चों से भारत की हार की खबरें आती तो जवानों का खून खौल उठता। वो मेजर से कहते, साहब जब हमारी बारी आएगी हम दिखाएंगे कि भारत के जवान कैसे लड़ते हैं। मेजर बस मुस्कुराते। 17 नवंबर की रात एक बर्फीला तूफान आया। सुबह तक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस शांति में कुछ था, एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। 18 नवंबर 1962 रात के 3:30 बजे अंधेरे में उस बर्फीली घाटी में एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी आवाज से पूरा पहाड़ कांप उठा। प्लाटून 8 से खबर आई, भारी गोलीबारी शुरू हो गई है। 4 मिनट बाद नायब सूबेदार हरिराम का रेडियो मैसेज, 30 चाइनीज सैनिक सीधे उनकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह ने तुरंत हुक्म दिया, पोजीशन लो, दुश्मन के फायरिंग रेंज में आते ही निशाना साधो। जैसे ही चाइनीज सैनिक दायरे में आए, भारतीय जवानों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। 10 मिनट की गोलीबारी में कई चाइनीज सैनिक वहीं ढेर हो गए, बाकी उल्टे पांव भागे। पहला हमला नाकाम, लेकिन ये शुरुआत भर थी। तभी एक 3 इंच के मोटर पर सीधा धमाका हुआ। एक ही पल में मोटर तबाह, 3 भारतीय जवान शहीद। मेजर शैतान सिंह समझ गए, दुश्मन भारी हथियारों के साथ आया है। उन्होंने तुरंत अपने बड़े ऑफिसर्स को रेडियो मैसेज भेजा, रेजांग ला पर हमला हो चुका है, जल्दी मदद भेजो। जवाब आया, मदद भेजना मुमकिन नहीं, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं, बेहतर होगा पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाओ। उस पल मेजर शैतान सिंह के सामने एक रास्ता था, एक ऑफिसर का हुक्म था, अपनी जान बचाने का मौका था। वो चाहते तो उस रेडियो मैसेज को आदेश मान सकते थे, लेकिन शैतान सिंह के अंदर कुछ और था। उन्होंने अपने सभी 120 जवानों को एक जगह इकट्ठा किया, उनकी तरफ देखा और सीधे कहा, हम मुट्ठी भर है, दुश्मन हजारों में है, हमारे पास गोला बारूद कम है, कोई मदद नहीं आएगी, इसलिए जो भी पीछे हटना चाहे वो हट सकता है, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। एक पल की खामोशी और फिर एक साथ 120 आवाजें गूंजी, साहब हम मर जाएंगे लेकिन ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। मेजर शैतान सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है तो अब तरीके से लड़ेंगे, एक भी गोली बर्बाद नहीं होगी, हर गोली तभी चलेगी जब दुश्मन का मरना तय हो, और जो चाइनीज मरे उसका हथियार छीन लो। सुबह के 4 बजे दूसरा हमला, इस बार प्लाटून 7 की पोजीशन पर। भारतीय जवानों ने तब तक इंतजार किया जब तक दुश्मन 300 गज की दूरी में ना आ गया। फिर एक साथ राइफल्स, लाइट मशीन गन्स, ग्रेनेड्स। कुछ ही मिनटों में रास्ते में लाशें बिछ गईं। चाइनीज सैनिक फिर पीछे हटे। 4:55 तीसरा और सबसे बड़ा हमला। उत्तर से 400 चाइनीज सैनिक, दक्षिण से 800, दोनों तरफ से एक साथ। पीएलए के ये ह्यूमन वेव टैक्टिक्स थे, लहर के बाद लहर, लेकिन भारतीय जवानों ने एक एक गोली का हिसाब रखते हुए जवाब दिया। सुबह की हल्की रोशनी में उनका निशाना इतना पक्का था कि घाटी की नालियां चाइनीज सैनिकों की लाशों से भर गईं। सुबह के 6:15 बजे आसमान पर उजाला फैलने लगा और उसी उजाले में भारतीय पोजीशंस और हथियारों की जगह दुश्मन को साफ दिखने लगी। पीएलए ने तरीका बदला, सामने से हमला बंद। अब भारी मोटर्स, आरसीएल बंदूकें और रॉकेट्स सीधे भारतीय बंकर्स पर। एक के बाद एक धमाके, बंकर्स उड़ने लगे, मोटर पोस्ट तबाह हो गई। प्लाटून 7 और 8 के आगे के मोर्चे बर्बाद हो गए। जो जवान जीवित थे वो बुरी तरह जख्मी थे। मेजर शैतान सिंह ने प्लाटून 9 को उन खाली पड़ी पोजीशंस पर तैनात किया और खुद एक खाली पड़ी एलएमजी पोस्ट पर जा बैठे। गोला बारूद अब खत्म होने की कगार पर था। कुछ जवानों ने आगे बढ़ते चाइनीज सैनिकों से हाथापाई शुरू कर दी, राइफल की बेयनेट से वार किया। चाइनीज सैनिकों के मोटे जैकेट्स पर बेयनेट बेकार हो रही थी, तो भारत के उन पहलवान जवानों ने हाथों से काम किया। लैंस नायक सिंह राम और उनके भाई नायक गुलाब सिंह, जो सेना से पहले गांव में कुश्ती लड़ते थे, उन्होंने 2-2 चाइनीज सैनिकों को एक साथ दबोचकर आपस में टकराया।
दुश्मन ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। इस बीच मेजर शैतान सिंह एलएमजी पोस्ट से गोलियां बरसाते हुए बीच बीच में दौड़ दौड़ कर जवानों को हौसला दे रहे थे। तभी एक गोली उनकी बाह में लगी, फिर एक धातु का टुकड़ा उनके कंधे को चीरता हुआ निकल गया। पट्टी करवाई और वापस पोस्ट पर। जब बाह इतनी बुरी हालत में आ गई कि राइफल थामना मुमकिन नहीं हुआ, तो उन्होंने रस्सी से एलएमजी को अपने पैरों से बांध लिया और गोलियां बरसाना जारी रखा। दुश्मन समझ गया, जब तक ये ऑफिसर मैदान में है इन जवानों को हराना मुमकिन नहीं। चाइनीज सैनिकों ने मिलकर मेजर शैतान सिंह को निशाना बनाया। गोली की एक बौछार उनकी बाह में, एक पेट में। सीएचएम हरफूल सिंह ने देखा, अपनी एलएमजी उठाई। जिस चाइनीज ने मेजर पर गोली चलाई थी उसे निशाना बनाया, लेकिन इसी जवाबी हमले में हरफूल सिंह भी शहीद हो गए। मरने से पहले उन्होंने कैप्टन रामचंद्र से कहा, मेजर साहब को दुश्मन के हाथ मत लगने देना। मेजर शैतान सिंह के पेट से खून का फव्वारा फूट रहा था। कैप्टन रामचंद्र ने उनकी वर्दी के अंदर हाथ डाला और जो महसूस हुआ उसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। मेजर की आंतें बाहर आ चुकी थीं। उन्होंने बेल्ट नहीं खोली। कुछ जवानों ने मेजर शैतान सिंह को पीठ पर उठाया, 800 मीटर दूर एक बड़े पत्थर की आड़ में ले जाकर लिटाया। मेजर का जिस्म लड़ने की हालत में नहीं था, लेकिन उनका दिल अभी भी मैदान में था। उन्होंने कैप्टन रामचंद्र से आखिरी बात कही, तुम मेरी एक बात मानो, फौरन पोस्ट पर लौटो, अपने साथियों को कैदी होने से बचाओ और हो सके तो बटालियन हेडक्वार्टर्स जाकर सीओ साहब को बताना कि हमारी कंपनी ने इस युद्ध में कैसे लड़ी। सुबह के करीब 8:30 बजे मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी आखिरी सांस ली, उस पत्थर की आड़ में, अकेले। उनके जाने के बाद भी बचे हुए जवान लड़ते रहे। जब तक एक भी गोली थी तब तक लड़ते रहे। जब गोलियां भी खत्म हुई तब भी हाथों से लड़े। लेकिन 3000 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों की लहर के आगे एक के बाद एक वो जवान वीर गति को प्राप्त होते गए। 120 में से 114 शहीद, बचे 6, सभी बुरी तरह जख्मी, सभी चाइना के कैदी। उनमें से एक थे सिपाही निहाल सिंह। जब पहरेदार जरा लापरवाह हुए, निहाल सिंह अंधेरे में भाग निकले। कोई रास्ता नहीं जानते थे, एक दिशा पकड़कर भागते रहे। तभी चाइनीज सैनिकों को पता चला और गोलीबारी शुरू। निहाल सिंह महज 500 मीटर दूर थे, जान हलक में आ गई। और तभी अंधेरे में एक कुत्ता आया, वही कुत्ता जो भारतीय पोस्ट पर अक्सर घुमा करता था। उसने एक दिशा में चलना शुरू किया। निहाल सिंह उसके पीछे हो लिए और वो कुत्ता उन्हें सीधे भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स तक ले गया। निहाल सिंह आज भी कहते हैं वो कोई आम कुत्ता नहीं था। बाद में कैप्टन रामचंद्र और 3 अन्य जवान भी चाइनीज कैद से निकलकर वापस आए। एक जवान की कैद में ही मौत हो गई। लेकिन जब ये 5 जवान बटालियन हेडक्वार्टर्स पहुंचे और उन्होंने बताया कि रिजांग ला पर हमने 1300 चाइनीज सैनिकों को मार गिराया है, तो उन पर हंसा गया। कहा गया ये झूठ बोल रहे हैं, भाग कर आए हैं। कोर्ट मार्शल की धमकी मिली, जांच बैठाई गई। लोगों ने उन्हें भगोड़ा कहा। उनके बच्चों को स्कूल से निकाला गया और उनके शहीद साथी 3 महीने तक बर्फ में पड़े रहे, बिना किसी को खबर, बिना किसी तलाश के। 10 फरवरी 1963 ब्रिगेडियर TN रैना की अगुवाई में रेड क्रॉस के लोगों के साथ एक दल रिजांगला पहुंचा। जो मंजर उन्होंने देखा वो उनकी आंखों में उम्र भर के लिए बस गया। बंकर्स के पास खाली कार्टेजेस के ढेर, हर तरफ युद्ध की बर्बादी, और जवान अभी भी अपनी पोजीशन पर, हाथों में हथियार थामे, जैसे मौत भी उनसे वो राइफल नहीं छीन सकी। जिस जवान के हाथ में मोटर का गोला था उसकी उंगलियां इतनी मजबूती से उसे पकड़े थी कि निकालने के लिए उंगलियां काटनी पड़ी। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया के हाथ में अभी भी पट्टी और मॉर्फिन की सिरिंज थी। किसी की भी पीठ पर एक भी गोली नहीं लगी थी। ब्रिगेडियर रैना रोके नहीं रुक सके। 13 फरवरी तक 114 में से 97 जवानों के शव मिले। 96 का अंतिम संस्कार वहीं पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ। ब्रिगेडियर रैना ने खुद अपने हाथों से उस सामूहिक चिता को आग दी। मेजर शैतान सिंह का शव उनके जोधपुर के घर भेजा गया। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार किसी शहीद का शव उनके घर भेजा गया था। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, हर आंख में आंसू था, हर सीना कर्ज से भरा था। इसके बाद भारत सरकार ने जो कभी नकारा था उसे माना। मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सबसे बड़ा सैन्य वीरता पुरस्कार। CHM हरफूल सिंह, हवलदार जयनारायण, हवलदार फूल सिंह और सिपाही निहाल सिंह को सेना मेडल से नवाजा गया। ये थी उन 114 जवानों की कहानी जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, लेकिन जिस जमीन के लिए वो लड़े वो आज भी उनका नाम जानती है। इस कहानी को उन तक पहुंचाइए जिन्हें ये जाननी चाहिए। ऐसी ही भारत की अनसुनी और असली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद।